जनपद पौड़ी का विकास खंड थलीसैंड का सलोन गांव आलू उत्पादन का हब बनता जा रहा है। यहां जनपद का सबसे अधिक आलू का उत्पादन किया जाता है। थलीसैंड ब्लॉक में 320 हेक्टेयर भूमि के सापेक्ष 4762 मीट्रिक टन आलू सबसे ज्यादा उगाया जाता है, जिसमें सबसे अधिक आलू का उत्पादन सलोन गांव में होता है। यहाँ की मिट्टी में सिलिका प्रचुर मात्रा में है, जो कि आलू, प्याज, चुकंदर आदि फसलों के लिए सबसे उपयुक्त होती है। सलोन गांव में आलू का उत्पादन कर रहे काश्तकारों ने क्षेत्र में आलू के लंबे समय तक बचाए रखने के लिए जिला प्रशासन से कोल्ड स्टोरेज के साथ ही जंगली जानवरों से खुद की फसल को बचाने के लिए घेर बाड़ की मांग की है। सलोन के काश्तकार दिलीप सिंह और सहन सिंह ने बताया कि उनके क्षेत्र में लगभग सभी ग्रामीण आलू का उत्पादन करते हैं, मगर हर वर्ष जंगली जानवर उनकी फसलों को खराब कर देते हैं। उसके साथ ही जिस फसल को वो उस जानवरों से बचा पाते हैं, कोल्ड स्टोर की व्यवस्था न होने से फसल के खराब होने का खतरा उन्हें लगातार बना रहता है। जिला उद्यान अधिकारी राजेश तिवारी के मुताबिक जनपद में आलू की खेती की अपार संभावना है। पौड़ी के सभी 15 ब्लॉकों में आलू की खेती होती है, लेकिन थलीसैंड ब्लॉक में आलू का उत्पादन अन्य ब्लॉकों के सापेक्ष काफी अधिक होता है। उन्होंने ये भी कहा कि कोल्ड स्टोरेज और घेर बाड़ के लिए उन्हें जैसे ही प्रस्ताव जनप्रतिनिधि की ओर से मिलते हैं, वैसे ही इसके ऊपर काम किया जाएगा। ये है कि देखो, हमारा आलू जैसे खरीद हमारी 20 रुपए किलो है और यहाँ में मिनिमम 2 रुपए मिल जाते हैं। 20-22 रुपए किलो, 22-23 रुपए किलो हम बेचते हैं। और आगे हमको तो ये चाहे कि जैसे हमारा सरकार हमको घेर बाड़ की वो दे देते हैं, हमको तो सही मिनिमम रहता है, जो कि हमारे जंगली जानवर हमारा आलू को नुकसान नहीं देते। जैसे 12 सिंह आता तो हमारा जैसा जुंगरा कोदा इसको खा देते। जैसे घेर बाड़ के लिए हमको तार बाड़ मिल जाती, ये दीवार दोल जो मिनिमम ये चाहिए सर। जैसे जंगली जानवर जैसे हमारा सुंगर, जंगली का सुंगर और 12 सिंह, मिनिमम 2 जानवर ऐसे हैं जो नुकसान पहुंचाते। और एक जंगली वो लंगूर बोलते हैं उसके लिए। अच्छा जी। लंगूर के लिए तुम इतने घेरबाड़ हो रही नहीं, लंगूर तो छलांग मार देता है, पर जंगली जानवर उसके लिए थोड़ा घेरबाड़ ऐसे बोलते हैं जो दीवार घेरबाड़ चाहिए सर। कोल्ड स्टोरेज के लिए उनसे हमने बात किया है वहाँ ग्राम प्रधान से। अगर वहाँ पर कोई सार्वजनिक लैंड उपलब्ध करा देते हैं और प्रस्ताव आ जाता है, तो हम नाबार्ड योजना या जिला योजना या राज्य योजना में कोल्ड स्टोरेज के लिए प्रस्ताव कर देंगे और वो बन जाएगा। उसके लिए जो है नाबार्ड योजना में प्रावधान है। आपको बता दें कि धर्मनगरी हरिद्वार में आज दिन दहाड़े श्री बालाजी ज्वेलर्स पर हुई करोड़ों की लूट। और आपको बताया 2 ग्राहक चांदी का कड़ा लेने आए थे, जिसमें से एक कड़ा देख रहा था और दूसरा काउंटर पर आकर मालिक को रिवॉल्वर दिखाते हुए बोला कि कॉर्पोरेट करो वरना सबको मार देंगे। यही नहीं, बता दें कि शोरूम का जितना भी ज्वेलरी था आंखों के सामने वो लूट कर चले गए। वहीं लुटेरों के लेकर लोगों में यही चर्चा हो रही है कि रेकी की गई है। बताते चले कि एसपी प्रमेंद्र डोभाल के द्वारा तुरंत संज्ञान लेते हुए सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी गई है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के द्वारा बताया कि करीब 5 करोड़ का सामान चोरी हुआ है। जल्द से जल्द अपराधी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। वहीं ज्वेलरी व्यापारी द्वारा अपनी अपनी ज्वेलरी की शोरूम और दुकान बंद कर दी गई है। वहीं बता दें कि कुछ व्यापारियों का यह कहना है कि प्रशासन द्वारा हमें सुरक्षा भी प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि ज्वेलरी व्यापारी की जान हमेशा जोखिम में बनी रहती है। व्यापारी हनी मल्होत्रा ने बताया कि हमारे व्यापारी भाई के साथ इतनी बड़ी घटना घट गई, तो क्या व्यापारी अपनी जान हमेशा जोखिम में डाले रहे? प्रशासन से मैं चाहता हूं कि ज्वेलरी की दुकानों पर, शोरूम पर सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि कुछ ग्राहक भी बने लेकर बाहर जब निकलते हैं तो उनको भी लूट लिया जाता है। ऐसे में प्रशासन द्वारा कुछ ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। आज सोमती अमावस्या का स्नान पर्व है। ऐसे में सुबह तड़के से ही श्रद्धालु स्नान कर दान आदि कर रहे हैं। आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी पर स्नान करते हैं। ऐसे में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पूरे मेला क्षेत्र को 16 जोन और 39 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। मान्यताओं के अनुसार आज के दिन दान करने से विशेष फल मिलता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या पर स्नान करने का बड़ा ही महत्व होता है। यही वजह है कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार हर की पौड़ी पहुंचे हुए हैं। ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और पूरे मेला क्षेत्र पर सीसीटीवी कैमरे भी नजर से भी निगरानी रखी जा रही है। तो आज के स्नान की क्या महत्वता है? आज के स्नान की महत्वता है, जो भी आज के दिन गंगा मैया में स्नान करता है उसके सभी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ी खुशी इस चीज की है कि देखो, आप अपने पूर्वजों के लिए कुछ किया तो बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है।
वो सोमती अमावस्या के दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए गंगा नदी पर स्नान, ध्यान के साथ साथ तर्पण और श्राद्ध पूजा, श्राद्ध कर्म इत्यादि ये सब करते हैं। आज के दिन लाखों लोग जो सनातन परंपरावादी लोग हैं वो सभी लोग हरिद्वार आते हैं और गंगा में, पवित्र नदी में स्नान करते हैं। ये भीड़, जो आप भीड़ की बात कर रहे हैं, ये भीड़ जो है ये रातों रात, जिसे कंकर कंकर बना है शंकर, आप इसको प्रत्यक्ष देख सकते हैं। और गंगा के प्रति जिस प्रकार की भक्ति और श्रद्धा है वो यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है, जो कि कल तक बिल्कुल शून्य में स्थिति थी। आज वो स्थितियाँ किस प्रकार से है वो आपके सामने है। आपके दर्शकों को पुनः बधाई और शुभकामनाएं। वहीं मसूरी में प्रशासन के आश्वासन के बाद भी मसूरी पटरी व्यापारियों का अनिश्चितकालीन धरना समाप्त हो गया है। प्रशासन द्वारा अगले 7 तारीख से पहले पटरी व्यापारियों के साथ सभी संबंधित अधिकारियों के साथ टेबल टॉक वार्ता की जाएगी और पटरी व्यापारियों की समस्याओं का समाधान कर उनको माल रोड पर प्रशासन द्वारा चिन्हित जगह पर नियमानुसार बैठाया जाएगा, जिससे उनको रोजी रोटी का साधन उपलब्ध हो सके। पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल्ल ने कहा कि उनके कार्यकाल 2017 में पटरी व्यापारियों की स्थानीय प्रशासन और नगर पालिका प्रशासन के द्वारा संयुक्त रूप से सभी पटरी व्यापारियों का वेरिफिकेशन कर लिस्ट बनाई गई थी और इस लिस्ट के अनुसार सभी पटरी व्यापारियों को माल रोड पर स्थित व्यवस्थित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए नई लिस्ट बनाई गई है, जो कि गलत है। ऐसे में पुराने लोगों को माल रोड पर बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए, जबकि नए लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। मसूरी पटरी व्यापारी अध्यक्ष रामकिशन राही ने कहा कि प्रशासन और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के प्रतिनिधिमंडल मोहन पेटवाल के आश्वासन के बाद उनका अनिश्चितकालीन धरना समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पटरी व्यापारियों की समस्याओं से अवगत करा दिया गया है और उन्हें पूरा विश्वास है कि टेबल टॉप में बैठक में न्याय उचित तरीके से सभी पटरी व्यापारियों को रोजगार करने के साधन उपलब्ध कराए जाएंगे और माल रोड पर पटरी लगाने की भी अनुमति दी जाएगी। ये शहीद स्थल पे हमारे मसूरी के ही कुछ हमारे भाई लोग, बहनें यहाँ पे इस मांग को लेकर बैठे हुए थे कि हमारे वेंडर जोन में बैठने की व्यवस्था की जाए। उसके बारे में मैंने आया इनसे बात की है, जो कि कल हमारे शहीदों को यहाँ पे नमन किया जाएगा। यहाँ उनकी श्रद्धांजलि का प्रोग्राम है। और उस समय भी हमने अपने टाइम पे चाहे सिपन कोड टूटा, हमने तभी 84 आदमी की लिस्ट सरकार को दी कि पहले इनका विस्थापन करेंगे तब आप आगे बात करें, लेकिन वहाँ भी डंडागिरी से जो है उनके मकान तोड़ दिए गए। वैसे ही हमने अपने, जब मैं दूसरी बार जब अध्यक्ष बना तो मैंने 2 बार लिस्टें बनाई हैं। 2000 इसकी लिस्ट बनाई, बिठाओ उनको, मैं थोड़ी डिनाई कर रहा हूँ, लेकिन बिठाओ इनको तरीके से, क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है। तो लॉटरी में जिसका जो भी नंबर निकलेगा उनको यहाँ पे, और लॉटरी की जो सूचना है इनके द्वारा बताया गया कि जो उनके अध्यक्ष रामकिशन राही और महामंत्री संजय टम्टा जी हैं उनको दी जाएगी। उनकी जिम्मेदारी होगी कि सभी को बताना कि उस दिन जो है लॉटरी के दिन वो सभी लोग उपस्थित रहें। और यही नहीं, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो जायज़ आदमी होगा और कहीं किसी वजह से छूट गया होगा उसको जोड़ा जाएगा, और जो नाजायज़ और किसी गलत तरीके से काम जुड़ा होगा उसको भी काटा जाना चाहिए। तो टेबल टॉक में कुछ खामियां उनकी तरफ से भी रही होंगी, कुछ खामियां हमारी तरफ से रही होंगी, तो वो वहाँ जाके एक सुझाव ये भी दिया गया कि जो लिस्ट को लेकर पूरा गड़बड़ चल रही है, 2014-2017 की लिस्ट है, उसी के अनुसार लिस्ट बने, उस पर आप सहमत हैं? नहीं, जो पुराने लोग हैं वो तो बैठने चाहिए। 2017 की लिस्ट पे सारी लिस्टें बन रही हैं, ये इस बात पे आप सहमत हो ना कि नए लोग नहीं बैठ पाएंगे? हाँ, नए लोग नहीं बैठे। वही 2 सितंबर का दिन मसूरी के इतिहास का काला दिन माना जाता है, जब 2 सितंबर 1994 को शांत वातावरण के लिए मशहूर पहाड़ों की रानी मसूरी गोलियों की आवाज से गूंज उठी थी। 2 सितंबर 1994 को राज्य आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चला दी थी। मसूरी गोलीकांड की 30वीं बरसी है, आपको बता दें, लेकिन राज्य आंदोलनकारी पहाड़ का पानी जवानी और पलायन रोकने की मांग लगातार कर रहे हैं। खटीमा गोलीकांड के विरोध में 2 सितंबर 1994 को आंदोलनकारी मसूरी में जुलूस निकालते हुए मसूरी झूला घर पहुंचे, जहां पर वर्तमान शहीद स्थल पर संयुक्त संघर्ष समिति कार्यालय में सभी प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए कि अचानक से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसमें 2 महिला और 4 पुरुष शहीद हो गए और उत्तर प्रदेश का पुलिस अधिकारी भी इसमें मारे गए। 30 साल मसूरी गोलीकांड के पूरे होने के बाद भी राज्य आंदोलनकारी अपने आप को ढंग से महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहाड़ के विकास के साथ प्रदेश की जंगल जमीन को बचाने की मांग को लेकर उत्तराखंड बनाया गया, परंतु प्रदेश का विकास शहीदों और आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप नहीं बन पाया। प्रदेश में भूमाफिया, शराब और खनन माफियाओं का कब्जा हो गया। 24 साल में भी कई राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण का काम भी पूरा नहीं हो पाया है।
और राज्य आंदोलनकारियों को समान पेंशन मिलने के कारण वृद्ध पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं उत्तराखंड सरकार से ये मांग करता हूँ कि हमारा उत्तराखंड का एक युवा मुख्यमंत्री है, युवाओं के लिए बहुत अच्छी पॉलिसी बननी चाहिए, महिलाओं के लिए कोई अच्छी पॉलिसी बननी चाहिए, तो तभी हमारा उत्तराखंड का सपना साकार होगा। वो समाज के लिए और उन शहीदों के लिए भी बड़ा अपमान है, क्योंकि मुजफ्फरनगर कांड में वो चीज़ें दोहराई गई जिनके लिए आज भी उसका कोई वो नहीं बन पा रहा है। आज भी वो केस चल रहे हैं, अब गवाहियाँ हो रही हैं, तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो हम ये शहीद भी अब ऊपर से सोच रहे होंगे कि यार 24 साल का सफ़र, 25 साल का सफ़र पूरा हो गया और ये अभी तक कुछ और अधिक नहीं कर पाए। हम सरकारों को राज्य आंदोलनकारियों के हितों में वो उतने काम ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते जितने राज्य के हित में काम होने चाहिए थे, परंतु हम कहते हैं सरकारों से इनको सद्बुद्धि आए कि चिन्हित आंदोलनकारी जनून छूट गए उनको चिन्हित किया जाए और समान पेंशन। और एक समस्या यह आ रही कि हमारी जो वृद्धावस्था पेंशन है, जो महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन हमने लगानी है, वो सरकार वो ये कर्मचारी कहते हैं कि तुम्हारी आंदोलनकारी पेंशन मिल रही तो तुम्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिलेगी, जबकि ये हमारी पेंशन नहीं है, ये हमारी सम्मान निधि है। बंगाली जी भी मारे गए, धनपे जी मारा गया, मम्मी भी मारे गए, उनको लेकर हम अस्पताल गए, कोई रास्ते में मर गए तो कोई अस्पताल में जाके मर गए। काफी दर्दनाक था ये पूरा। हाँ बहुत है, उसका नेतृत्व होने हो गया था ना, कोई नेतृत्व था ही नहीं इसका। इसके बाद तितर हो गए सारे यूनिट रेली में, तो बेहतर होता। मसूरी में प्रताप नगर जन कल्याण समिति मसूरी के द्वारा उत्तराखंड के शहीद की याद में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर में आयोजित रक्तदान शिविर का शुभारंभ पूर्व विधायक जोत सिंह गुंसोला के द्वारा किया गया। इस मौके पर मसूरी के कई सामाजिक संगठनों के साथ भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल जवानों ने भी बढ़ चढ़ के रक्तदान किया। पूर्व विधायक जोत सिंह गुंसोला ने प्रतापनगर जल कल्याण समिति के द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जिन शहीदों ने उत्तराखंड के निर्माण को लेकर अपने जानों की आहुति दी थी, अपना खून बहाया, आज उनकी याद में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व निरंकारी बाबा ने कहा है कि खून नालियों में नहीं नाडियों में बहना चाहिए और इस संकल्प को लेकर सभी लोगों को बढ़ चढ़कर रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि उनका खून किसी की जान बचाने में अहम योगदान निभा सकता है। प्रतापनगर जन कल्याण समिति मसूरी के उपाध्यक्ष गंभीर पवार ने कहा कि समिति द्वारा लगातार जनहित के कार्य कर रही है। वहीं रक्तदान शिविर लगाकर लोग शहीदों का सम्मान करने के साथ ही लोगों की जान बचाने का भी काम में योगदान निभा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रतापनगर जन कल्याण समिति मसूरी के द्वारा सभी प्रतापनगर और मसूरी की जनता के सहयोग से विभिन्न जनहित के कार्य किए जा रहे हैं। हम सबको आज के दिन याद भी करते हैं और उनकी याद में जीवन को बचाने के लिए रक्तदान के शिविर का जो आयोजन यहाँ पर प्रतापनगर जन कल्याण समिति मसूरी ने किया है, मैं उनको बधाई देता हूँ, मुबारक देता हूँ कि उनका एक अच्छा प्रयास है। समाज में इसकी आवश्यकता होती है। कहीं में एक कैप्शन लिखा हुआ पढ़ रहा था कि निरंकारी बाबा का था कि रक्त जो है नालियों में नहीं बहना चाहिए बल्कि नाड़ियों में बहना चाहिए और रक्त व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, किसी के काम आना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा एक उस श्रृंखला में इन्होंने इस आयोजन को किया। तो मैं इनसे अपेक्षा करता हूं कि हर वर्ष ये इस रक्तदान शिविर को जो है स्वैच्छिक रक्तदान शिविर को आयोजित करते रहें और निरंतरता इसकी बनी रहे। जब कि कम से कम हम IMS का जो है जो हमारा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उसका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने यहाँ आकर जो है इस व्यवस्था को जो है सुचारू किया और यहाँ पर जो है रक्तदान में जो है अपना सहयोग प्रदान किया। ऐसे में कल गोली कांड में किस तरीके से पीरान कलियर दरगाह साबिर पाक के 756वें सालाना उर्स मेले की तैयारियों को लेकर तहसील प्रशासन, दरगाह प्रबंधन और पुलिस ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के निर्देश पर मेला क्षेत्र और दरगाह के मुख्य बाजार समेत अन्य स्थानों से अतिक्रमण हटवाया और कुछ अतिक्रमणकारियों को स्वयं अतिक्रमण हटाने की चेतावनी भी दी गई है। दरगाह क्षेत्र अब्दाल शाह रोड, हज हाउस रोड, दरगाह मेन गेट, मुख्य बाजार, साबरी गेट हाउस, तालाब किनारे और टंकी चौक से अतिक्रमण हटवाया और कुछ स्थानों पर अतिक्रमणकारियों को स्वयं अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि कुछ अतिक्रमणकारियों को कड़ी चेतावनी देकर स्वयं
अतिक्रमण हटाने के लिए कहा गया है। ईओ नगर पंचायत भगवंत सिंह बिष्ट ने बताया कि दरगाह क्षेत्र से सड़कों बाजारों से अतिक्रमण हटाया गया। मेला चालू हो रहा है और इसी क्रम में आपको पता है हर वर्ष ये जो भी अतिक्रमण को हटाया जाता है, तो इसी क्रम में जो जिला प्रशासन से जो आदेश प्राप्त हुए हैं उसी के चलते ये आज अतिक्रमण की कार्रवाई चलाई जा रही है। तो आज की जगहों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। ये जो दरगाह की भूमि जो की गई है वो हो गया आपका पीपल चौक, सोलपुर रोड, बाकी सारी जगह जहाँ जहाँ पूर्व में आपको पता ही होगा कि उर्स से पूर्व जहाँ जहाँ हटाया जाता है वो सभी स्थानों को आज अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। जितनी आज हो पाएंगी आज करेंगे, बाकी कल करेंगे। वहीं पूरे विश्व में जहां गुरु ग्रंथ साहिब जी का 420वां प्रकाश दिहाड़ा सिख समुदाय के लोगों के द्वारा बड़ी श्रद्धा भाव के साथ मनाया जा रहा है, उसी क्रम में देवों की भूमि कहलाने वाले उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर की जसपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले कलियावाला से भी एक खबर सामने आ रही है, जहां गांव के सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब में सिख समाज के ग्रामीणों द्वारा श्री दीवान साहिब सजाकर गुरु ग्रंथ साहिब जी का 420वां पावन प्रकाश पर्व बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया, जिसमें ग्रंथियों के द्वारा गुरु कथा गुरुवाणी सुनाकर भजन कीर्तन कर गुरु को याद करते हुए गुरु के जीवन पर प्रकाश डाला, जिसको गुरुद्वारा साहिब में पहुंची संगत ने बड़े ही श्रद्धा भाव से गुरु की वाणी को सुना और अपने आप को निहाल किया। इसी दौरान ग्रंथियों द्वारा प्रकाश पर्व मनाते हुए बताया गया कि आज गुरु ग्रंथ साहिब जी की 420वीं दिहाड़ा है, जो पूरे विश्व भर में मनाया जा रहा है, जिसमें सभी गुरुद्वारों में दीवान साहिब सजाए गए हैं और गुरु कथा गुरुवाणी के साथ साथ भजन कीर्तन कर गुरु के जीवन पर प्रकाश डाला जा रहा है। साथ ही साथ सभी गुरुद्वारों में लंगरों का भी आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि आज ही के दिन गुरु ग्रंथ साहिब जी को गड्डी मिली थी। उनकी इस खुशी में हर साल पावन प्रकाश दिहाड़ा मनाया जाता है, जो इस वर्ष भी सभी गुरुद्वारों में मनाया गया है। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਜਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੇ, ਕੋਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। वहीं विश्व हिंदू परिषद के स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद शाखा खटीमा के द्वारा रामलीला मैदान खटीमा में षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसका प्रारंभ उपस्थित सभी अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं विश्व हिंदू परिषद के द्वारा इस समारोह में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अतिथि के द्वारा अपनी आहुति दी गई और उसके बाद विभिन्न विद्यालय से आए छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में देशभक्ति, सांस्कृतिक और समाज को आईना दिखाने वाले कार्यक्रम का मंचन किया। पूज्य संत रविगिरी जी महाराज दीक्षित निरंजनी अखाड़ा के द्वारा अपने वक्तव्य में हिंदुओं को जागृत और एकजुट होने का आह्वान किया गया। श्रीमती गंगा जोशी के द्वारा नारियों पर हो रहे दुराचार और उनके संघर्ष का बखान कार्यक्रम में किया गया। मेजर जनरल प्रवीण कुमार ने अपने समापन भाषण में कहा कि स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी है कि वह समाज में किसी भी तरह किसी भी घुसपैठी को सीमा में प्रवेश नहीं करने देंगे। वहीं रणदीप पोखरिया प्रांत सह मंत्री मीडिया को बताया कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना कृष्ण जन्माष्टमी 1964 को संदीपनी आश्रम मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी, जिसमें संकल्प लिया गया था कि वही संकल्प जिसको आज 60 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद षष्ठी पूर्ति कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। वहीं रणदीप पोखरिया ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद द्वारा लव जिहाद, धर्मांतरण, आतंकवाद के खिलाफ लगातार लड़ने का निर्णय लिया गया है, जो लगातार जारी है और हिंदुओं को जागृत और संगठित करने का कार्य कर रहे हैं। और दरअसल विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम का उद्देश्य भारत नेपाल सीमा सुरक्षा पर स्थानीय लोगों की भूमिका और समाज में नशा मुक्ति अभियान, धर्मांतरण रोकने और सामाजिक समरसता, संवेदनशील और प्रासंगिक मुद्दों पर अपनी भूमिका निभाना है। कृष्ण जन्माष्टमी 1964 को विश्व हिंदू परिषद की स्थापना संदीपनी आश्रम मुंबई के स्वामी चिन्मयानंद जी के आश्रम में हुई। 1964 से लेकर 2024 आज 60 वर्ष पूरे होने पर जो संकल्प विश्व हिंदू परिषद ने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 1964 को लिया था,
उसी संकल्प को लेकर विश्व हिंदू परिषद आज भी हिंदू समाज को संगठित करने, हिंदू समाज का संवर्धन करने, हिंदू समाज पूरी दुनिया में फैले हुए हिंदुओं को संगठित करने का काम निरंतर कर रहा है। उसमें विगत इतने वर्षों तक धर्मांतरण, लव जिहाद, आतंकवाद और हिंदू मान बिंदुओं का संरक्षण करना है, इसके लिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। उसी में विश्व हिंदू परिषद लगातार निरंतर इस काम को करता है। तो यह एक हमने पूरे प्रखंड के अंदर विश्व हिंदू परिषद की जो गांव में समितियां हैं, उनके अध्यक्ष, मंत्री, प्रखंड के संयोजक, महिला समिति की हमारी संयोजिका, मातृशक्ति की प्रमुख, ऐसे लोगों को, प्रमुख लोगों को यहाँ पर बुलाकर यह एक हमने स्थापना दिवस का कार्यक्रम आज पूर्ण किया।